नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बेहतर उपज और मुनाफे के लिए मानसून में करे फलदार वृक्षों की रोपनी। धनिया की खेती कर हाजीपुर की कनिशा श्रुति ने पाई सफलता। और पौधों की कटाई छटाई के लिए कैची है बेहतर उपकरण। किसान भाइयों, आप भी काफी समय से मानसून की राह देख रहे होंगे। मानसून बिहार में प्रवेश कर चुका है। यदि आप फलदार वृक्ष लगाना चाहते हो तो यह आपके लिए बेहतर समय है। इस मौसम में ऐसे वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा, जिससे इनका पूरा विकास होगा। फलदार वृक्ष आम और लीची के लिए खास करके किसान बंधु, सबसे पहले आप क्या करें, अनुशंसित दूरी पर आम के लिए 5 से 5 मीटर और लीची के लिए भी अमूमन इस दूरी पर आप गड्ढा खोदें। गड्ढा का जो विन्यास होगा, डायमेंशन होगा, वो 3 फीट 3 गुना 3 फीट गुना 3 फीट 3 फीट गहरा, लंबा और चौड़ा होगा। तो आप गड्ढा खोद करके आप उसकी सारी मिट्टी को आप क्या करें किसान बंधु, हटा दें। मिट्टी को हटा लेने के बाद सूर्य की प्रखर किरणें गड्ढे में जाएगी और गड्ढे के भीतर जो भी मौजूद कीड़े मकोड़े होंगे वो क्या करेंगे, मर जाएंगे। जब गड्ढा खोद करके आप कुछ दिन के लिए सूर्य की रोशनी में उसको छोड़ देंगे लगने के लिए, उसके बाद फिर आप गड्ढा की भरने की आप तैयारी करेंगे। गड्ढा के भरने की तैयारी में आपको प्रति गड्ढा आपको उसमें 15 से 20 किलो वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशी दवा के रूप में जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं उसके लिए आप मिथाइल पैराथियन 2% धूल, या फिर आपका फेनवेलरेट डस्ट है या मालाथियन डस्ट है, उसका 50 ग्राम उसी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि जो भी मिट्टी में बीमारी होगी वो या कीट होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ उस मिट्टी में आप DAP 200 से 250 ग्राम, आप पोटास भी आप उसमें 200-250 ग्राम दे सकते हैं, और 100 ग्राम यूरिया खूब अच्छी तरह से मिला करके आप जब गड्ढा खोद लेंगे तो गड्ढे में जब 10 दिन के लिए सूर्य उसमें लग जाएंगे और गड्ढा आपका स्टरलाइज होगा, तो उसके बाद इन सारी मटेरियल को, वर्मी कंपोस्ट को, मिथाइल पैराथियन दवा को या फेनवेलरेट डस्ट को, DAP को, यूरिया को, पोटास को अच्छी तरह से मिट्टी में मिला करके आप पुनः गड्ढा में भर देंगे। लाल साग की खेती मुनाफे का सौदा मानी जाती है। लाल साग विटामिन से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। लाल साग की खेती से बेहतर मुनाफे के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करें। साथ ही रोग नियंत्रण पर भी ध्यान दें। धनिया एक औषधीय पौधा है जिसमें कम लागत से अच्छा मुनाफा होता है। कुछ ऐसा ही मुनाफा कमा रही हैं हाजीपुर की प्रगतिशील किसान कनिशा श्रुति। कनिशा कहती हैं कि मात्र 200 रुपये की लागत में इन्हें अच्छा मुनाफा होता है, और औषधीय पौधा होने के कारण लोग इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। लगभग 200 रुपये की पूंजी से और थोड़ी सी मेहनत के बाद हम लोग को महीने से 2 महीने के बीच में हम लोगों को 20 से 25 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। बागवानी के लिए कैची का उपयोग करना इन दिनों आम बात है। कैची ऐसा उपकरण है जो आपके बगीचों या पार्कों में लगे पौधों की कटाई छटाई कर उसे खूबसूरत आकार देता है, जिससे आपके बगीचे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। कैची का प्रयोग कर आप अनचाही डालों को आसानी से काट सकते हैं। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। कोहड़ा 200 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 600 रुपये प्रति क्विंटल, आमड़ा 10 रुपये प्रति किलोग्राम और परवल 16 रुपये प्रति किलोग्राम। आमड़ा 10 रुपये किलो, कद्दुआ 600 रुपये क्विंटल और बैगन 1600 रुपये क्विंटल है। झिगुनी सतपुतिया तो अभी महंगा चल रहा है, नया नया निकला है, इसलिए ये 40 रुपये किलो बिक रहा है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली।
अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। आप में से भी अधिकांश किसान भाई धान की खेती कर रहे होंगे। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं या करना जा रहे हैं, उनके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रश्न चल रहा होगा कि धान के कौन सा प्रभेद या कौन से किस्मों का चुनाव करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, जो कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में। नमस्कार सर। जैसा कि हमारा आज का विषय है सर अल्प अवधि में पकने वाले धान की किस्मों के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को उन किस्मों के बारे में विस्तार से बताएं सर। जैसा कि हमारा धान एक मुख्य खाद्य फसल है और इसमें हमारी धान की अधिक उत्पादकता लेने के लिए उसके उन्नत प्रभेदों की जानकारी हमें रखना जरूरी है किसान भाइयों को, कि हम कैसे अधिक से अधिक उपज लें। इसके लिए उनकी जो भूमि की स्थिति है और पानी की जो उपलब्धता है, उसके आधार पे हमारे वैज्ञानिक ने उनके लिए प्रभेदों का विकास किया है। भूमि की संरचना इस प्रकार है कि कुछ हमारी भूमि उच्च भूमि कहलाती है, जिसको हम अपलैंड कहते हैं। वो हमारा 0 से 6 सेंटीमीटर पानी जहाँ बरसात में लगता है, वैसे भूमि उच्च भूमि में किसान भाइयों को आता है। मध्यम भूमि वाली भी ज़मीन उनके पास है, वो ज़मीन 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर पानी लगता है और जमा रहता है। तो वैसे ज़मीन किसान भाइयों को मध्यम भूमि की ज़मीन मानी जाती है। और एक निम्न भूमि माना जाता है जो किसान भाइयों के वो भी ज़मीन होता है। और वैसे ज़मीनों में 12 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक पानी उनके खेतों में लगा रहता है। अब परिस्थितियाँ इस प्रकार बनती है कि अगर एक ही प्रभेद को अगर वो लगाएंगे उच्च भूमि, मध्य भूमि, निम्न भूमि में, तो उनको परिस्थितियाँ पकने की अवधि के अनुसार उनको दिक्कतें आएगी। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अल्प अवधि, मध्यम अवधि और देर से पकने वाले प्रभेदों का विकास किया है। यहाँ पे बात है कि किसान भाइयों को कम अवधि का फसल चाहिए, अधिक उपज भी चाहिए, तो उनके लिए उचास भूमि में उनको अल्प अवधि का प्रभेद डालना जरूरी है। अब इसके लिए बहुत सारी प्रभेदें विकास की है। हमारे राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारी भारत सरकार की बहुत सारे शोध संस्थान है, उन लोगों ने जो संस्थानों ने प्रभेद दिया है, उसमें खास करके सहभागी प्रभेद जो हमें 110 दिनों में पक के तैयार होती है और 25 से 30 क्विंटल उपज क्षमता भी है उसमें। डॉक्टर साहब, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसान भाई नर्सरी में बिचड़े कब डालें या डालने का समय क्या है। साथ ही साथ ये भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि यदि प्रभेद अलग अलग हैं या अलग अलग किस्में हैं, तो उनके लिए बिचड़े डालने का समय भी क्या अलग अलग होता है। जैसा कि किसान भाइयों की उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हमने प्रभेदों का चयन कर लिया। तो अब किसान भाइयों को चाहिए कि हमारा प्रति हेक्टर बीज कितना लगेगा और उसकी लगाने का समय क्या है, क्योंकि ये भी हमारा अधिक उपज लेने में एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा ये भी एक कारक है। तो हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि आप बीज जब खरीदने जाएं बाज़ार से या किसी संस्थान से, तो आप बीज हमेशा 20 से 25 केजी बीज आपको 1 हेक्टर के लिए खरीद करना होगा। और साथ ही साथ इसकी जो बुआई आप करेंगे, तो उसके पहले जो नर्सरी आप लगाएंगे, तो नर्सरी में आपको 20 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपको बिचड़ा गिराना पड़ेगा। अगर आप इसके पहले बिचड़ा गिरा देते हैं तो आपको वो उचास भूमि में उपयुक्त पानी नहीं रहेगा। और ख़ास करके अगर पहले चूँकि बिचड़ा गिराने का जो समय होता है वो देर से जो प्रभेदें पकती है, उसके लिए माना गया है कि 25 से 10 जून के बीच में गिराना चाहिए। और मध्यम अवधि का जो बिचड़ा गिरता है वो 10 जून से आपको 20 जून के बीच गिराना चाहिए। और 20 जून से 10 जुलाई तक अल्प अवधि का बिचड़ा गिराना चाहिए। तो ये अगर उपयुक्त समय पे किसान भाई अपनी नर्सरी में बीज स्थली में बीज गिराते हैं, तो सचमुच में आपका जो ट्रांसप्लांटिंग जो डेट होगा और उसके अनुसार जो आप रोपाई करेंगे, तो अधिक से अधिक उपज मिलेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसके बाद डॉक्टर साहब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्सरी की तैयारी या फिर जो बीज स्थली उसकी तैयारी किसान भाई कितने अच्छे तरीके से करें ताकि अच्छे से अच्छे बीज का उत्पादन हो सके। जैसा कि किसान भाइयों को सचमुच में उनको बीज स्थली तैयार करने के लिए उनको विधि का ज्ञान भी होना जरूरी है। तरीका जानना चाहिए कि हम किस प्रकार अच्छा से अच्छा नर्सरी हम तैयार करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम 2-3 जुताई उनको करना होगा और ये ख्याल करना होगा कि धान की हम खेती पूर्व में न किए हों, वैसे ही खेत का चुनाव करना होगा बीज गिराने के लिए। ये नहीं कि हम उसमें अगला साल धान लगाए थे और उसी में बीज हम गिराने चले गए तो आगे साल का जो बीज उसमें गिरा हुआ रहेगा तो वो बीज मिक्सचर हो जाएगा और वो वैरायटी मिक्सचर हो करके और वो हमारा मुख्य प्लॉट में चला जाएगा, जिससे हमारी प्लॉट में मिक्सचर धान आ जाएगा। इसीलिए खेत का चुनाव, नर्सरी चुनाव जो होना है वो पूर्व में उस तरह का धान की खेती या सीडलिंग धान का नहीं किया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात है लेवल्ड होना चाहिए, समतल होना चाहिए, इरिगेटेड, मतलब फैसिलिटी सिंचाई हमारा अगर ज़रूरत पड़े नर्सरी में तो हम पानी की व्यवस्था कर सकें। इस प्रकार से वो पहला तो बीज स्थली का इस तरह का चुनाव करें। चुनाव करने के उपरांत सही समय पे बीज की बुआई के लिए हम पडलिंग करें। पडलिंग के बाद 1-2 जुताई के बाद पाटा लगाने के उपरांत 2 दिन छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी थिनिंग जो है, लेयर जो है वो एक समान रूपता से बैठ जाए। ये नहीं कि तुरंत हम पडलिंग किए और तुरंत हम जा कर के सीड गिरा दें तो उससे हमारा नर्सरी गड़बड़ा जाएगा। और जहाँ तक की बात है, नर्सरी को बेड में लगाना चाहिए। बेड जो बनानी चाहिए वो 6 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा और संभव हो तो 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा करके क्यारियाँ बनाना चाहिए। और उस पे मोटे दान वाली जो प्रभेदें हैं, मोटे जो धान होते हैं, उनको 500 से 600 ग्राम एक बीज स्थली पर बीज गिराना चाहिए। और जहाँ फाइन दाना है, छोटा दाना है, वहाँ पे 400 से 450 ग्राम बीज स्थली पर देना चाहिए। 6 बाई जो 1.5 मीटर का जो वो क्यारियाँ बनाते हैं। इस तरह से 1 हेक्टर अगर वो धान रोपना चाहते हैं तो उनके लिए 50 क्यारियाँ बनाने की इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पे जो है इस तरह से हम देखते हैं कि 25 किलो बीज की आवश्यकता पड़ जाएगी और 450 ग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर जो फास्फेट आता है उसको 450 ग्राम एक स्थली पर देना चाहिए। जब हम 15 दिनों का जब बीज स्थली हो जाएगी, बिचड़ा हो जाएगा, तो उसमें खैरा डिजीज लगने का रखता है। तो उसके लिए 5 केजी जो है जिंक सल्फेट और 2.5 केजी लाइम, ये जो है पानी में घोल बना करके उसको 1 हेक्टर का जो नर्सरी तैयार हम किए हैं उस पर स्प्रे करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा जो है खैरा रोग से वो मुक्त होता है और इस प्रकार से वो 20 से 25 दिन के बाद बिचड़ा उखाड़ने लायक हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। इसके पूर्व भी कि किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि बीज स्थली में बीज गिराने से पूर्व से ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए। जो बाद में जो हमारा रोग लगने की जो चांस बनता है
तो हम 2 ग्राम प्रति केजी सीड को बिबिस्टिन से उपचार कर देने से हमारा जो है रोग से 50% से ओवर हमें पहले ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों को करना जरूरी है बीज की स्थली तैयार करने वक्त, बिचड़ा तैयार करने वक्त। नर्सरी में बिचड़ा डालने से पहले आप बीज का बीजोपचार बिबिस्टिन से करें निश्चित रूप से, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। साथ ही वैसे भूमि का चुनाव न करें जहां पर कि पूर्व में धान की खेती की गई हो। इन दोनों बातों का खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, इसके बाद जब बिचड़ा तैयार हो जाता है, पौधा बन जाता है, उसको मुख्य खेत में ले जाया जाता है, तो उसके लिए किसान भाई क्या करें, मुख्य खेत की तैयारी किस प्रकार करें तथा उसका प्रबंधन किस प्रकार करें? जैसा कि किसान भाइयों को अगर नर्सरी प्रबंधन कर लिए हैं तो उनको मुख्य खेतों में रोपाई करने की आवश्यकता है। तो रोपाई करने का पहला उनको उपयुक्त समय पे ध्यान देना जरूरी है। किसान भाइयों को 20 से 25 दिनों का बिचड़ा अगर वो खेतों में डाल देते हैं तो सचमुच में वो सही समय पे बिचड़ा का स्थानांतरण कर दिया गया। अब उसके पूर्व में हम खेत की तैयारी कर लें। मेन खेत की तैयारी पानी दे करके 2 से 3 हल की जुताई कर देना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें उर्वरक प्रबंधन कर लेना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन में 120 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए, 60 किलो फास्फेट देना चाहिए और 40 किलो पोटास देना चाहिए। ये तीनों जो है अनुपात में आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और फास्फेट की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 भाग, 120 किलो में 1/3 भाग हमें अगर 4 या 12 140 किलो हमको जो है नाइट्रोजन हमको पडलिंग के समय में अंतिम जुताई में उसको मिला देना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए। इसके बाद हम जो है खेत में जो है नर्सरी जो भी हमारा सीडलिंग है उसमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने घड़ी ध्यान देना चाहिए कि एक जगह पे 2 से 3 सीडलिंग डालना चाहिए, 5 सेंटीमीटर खेत में पानी लगा रहना चाहिए और उसकी जो जड़ें होनी चाहिए वो 2 से 3 सेंटीमीटर ही सिर्फ गड्ढा में गाड़ना चाहिए। एक हिल में 2 से 3 सीडलिंग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में और 5 सेंटीमीटर खेत में पानी लगा रहना चाहिए। और इस प्रकार से धान की रुपाई किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके साथ साथ उनको खरपतवार से नियंत्रण के लिए भी उनको धान रोप लेने के उपरांत उनको बूटाक्लोर आता है दवा, उससे जो है उनको 8 से 10 दिन के बाद जो है उसमें देना चाहिए, छींटना चाहिए। इसके साथ साथ हमें सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब सीडलिंग खास करके बुआई के उपरांत वो जो है कम से कम 1 सप्ताह पानी उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर लगा रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ रोग नियंत्रण भी देखना चाहिए। अब देखते हैं कि रुपाई के उपरांत 8 से 10 दिन 15 से 20 दिन के बाद देखिएगा कि जड़ सूखने लगेगा, उसमें कीड़े धान की तना छेदक कीड़े आ जाएंगे। तो इसके लिए कार्बाफ्यूरान नाम का दवा जो आता है 3% का 20 किलो जो है 1 हेक्टेयर में देना चाहिए। अगर उससे भी नहीं तो आप इंडोसल्फान दवा जो आती है वो आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यंग स्टेज में, टिल्डिंग स्टेज में ये देखा जाता है कि कीड़े बहुत तंग करते हैं और उनकी जो है पौधों को वो काट कर गिरा देता है या अंदर में वो धड़ छेदक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को अल्प अवधि में पकने वाले विभिन्न धान के प्रभेदों के बारे में, साथ ही उनकी वैज्ञानिक खेती के बारे में इतने विस्तार पूर्वक किसान भाइयों को जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही
धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम प्रत्येक एपिसोड में हर अंक में आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। ज़रूरत है आपको ध्यान से देखने और सुनने समझने की, ताकि आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हमारे चलने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पूर्व किसान भाइयों, हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम आपका है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। आप हमारा पता लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।